गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव है साउथ एशिया के ऊपर। जो टर्मोइल है यहाँ पर, उसके कारण क्या है। मुझे लगता है कि इन रीजन्स के अंदर एक पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी आई है और जो रिजीम कोलैप्स हुए हैं, वो अपने आप एक महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा, एक जेंजी फैक्टर और सोशल मीडिया का जो उत्थान हुआ है, उसने भी एक सोशल अनरेस्ट पैदा किया है साउथ एशिया के अंदर। प्लस जो आपके इकोनॉमिक डिसइल्यूजनमेंट है या एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट है, उसे भी हमने 2025 में बहुत मजबूत होते देखा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है और कर्जे देशों के बहुत बढ़ गए। बहुत नाजुक इकोनॉमी हो गई और कर्जे इतने बढ़ गए, चाहे अंदर का कर्जा हो या बाहर का कर्जा हो, कि इसने सरकारों को तो मारा ही मारा, लोगों को भी मारा। चौथा, जो जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, खासतौर से देशों के बीच में साउथ एशिया में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए था कि बहुत सारे देशों में साउथ एशिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता नजर आया। अमेरिका का भी बढ़ता नजर आया, लेकिन चीन का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ता नजर आया। नेपाल था, श्रीलंका था, मालदीव था, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार तो ऑलरेडी उसके कब्जे में थे। तो ये जो जियोकल टग ऑफ वॉर है, इसके बाद हम एक सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स को भी लेंगे। इसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। ये मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे हैं जो साउथ एशिया के टर्मोइल के अंदर हमें परेशान कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव के अंदर यही पेश करेंगे। तो स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए पेश करते हैं 2025 साउथ एशिया, I think, remains in significant turmoil due to the convergence of unprecedented economic collapses, youth-led political revolutions, and intensifying geopolitical competition between major powers. ये कहा जाए कि साउथ एशिया चीन और अमेरिका की रस्साकशी का एक अड्डा बन गया कि किसका ज्यादा प्रभुत्व होगा, किसका ज्यादा जोर होगा। 2025 खत्म होने को है, पर्सपेक्टिव जरूरी थे, इसलिए पेश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा रीजन हमने देखा इस साल में, वो था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रजीम कोलैप्स हुए हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल पे आई कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलटी, शेख हसीना भारत में आई, और जो यूनुस साहब की गवर्नमेंट आई, वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई। कुछ ना कुछ हो रहा है 1.5 साल से। अवामी लीग को बैन किया गया, हादी की हत्या हुई, एक हिंदू दीपू चंद दास की भी हत्या हुई, और अनगिनत और ऐसे केसेस वायलेंस के हुए जो 12 फरवरी 2026 के चुनाव को अब डाउटफुल हो सकते हैं कि ना भी हो, पोस्टपोन कर दिए जाए। जिस लेवल की मास वायलेंस है, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट थे सारे के सारे। नेपाल में भी हमने वही देखा। तो नेपाल बिकम एक्चुअली अनदर नेशन टू एक्सपीरियंस एन एब्रप्ट regime change एक्चुअली। जेंजी ने यहां पर क्या कहते हैं कि केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका, सोशल मीडिया पे बैन लगाया था, और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला। करप्शन और बाकी चीजें तो थी, वो तो सभी साउथ एशिया क्या पूरी दुनिया में अब है। श्रीलंका और पाकिस्तान ऑलरेडी टर्मोइल में थे। श्रीलंका थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ 2022 के बाद, धीरे धीरे संभलना शुरू हुआ, लेकिन वहां पर एटलीस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक शांति बनी रही, सोशल शांति भी बनी रही। हालांकि इकोनॉमिकली अभी भी वहां रिस्क बहुत सारे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से श्रीलंका शांत हुआ। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, पॉलिटिकली हो, उबल रहा है। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, खैबर पख्तूनवा, इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस पे हमले,
साथ में टीटीपी के हमले, मुझे लगता है कि एक ऑन गोइंग फैक्टर, और पॉलिटिकल टर्मोइल में आसिम मुनीर का एक किस्म से शहबाज शरीफ को ओवर पावर कर जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को लेना, पाकिस्तानी इस सारे दौर के अंदर इकोनॉमिकली पिछड़ता चला गया और सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई कि कितने लोन और लिए जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, चाइना से, कतर से, सऊदी से, यूएई से। तो एक किस्म से उसका कटोरा हाथ में रहा पाकिस्तान का, वो पैसे मांगता ही रहा, मांगता ही रहा, मांगता ही रहा। अभी पिछले हफ्ते जब उनको सऊदी के $3 बिलियन वापस कर रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि 1 साल का टाइम और दे दो, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। क्या कहते हैं, आप एक्सटेंशन ले रहे हो, एक्सटेंशन ले रहे हो अपनी मुसीबतों की, कि 1 साल मुसीबत टल जाएगी तो हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर ना रहूं, कोई और आ जाए तो वो इसको भुगतेगा बैठ के। पर परेशानी तो सामने खड़ी है ना। और पाकिस्तान में रुपया टूट के ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास, 280, 290, 275, इतना कमजोर, और बिजनेस सारा बर्बाद। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो सोशल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, वो उसकी कट्टरपंथी विचारधारा से भी निकलता है। और वो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर बांग्लादेश चला गया और उसको भी कट्टरपंथी बना रहा है। देखिए, तरक्की तो तभी हो सकती है जब आपका सेकुलर कैरेक्टर है, जब आप मजहब से दूर होते हैं। चाइना मजहब से दूर है, रशिया मजहब से दूर है, अमेरिका मजहब से दूर है, यूरोप मजहब से दूर है, ऑस्ट्रेलिया मजहब से दूर है, कोरिया और जापान मजहब से दूर है। इंडिया में मजहब है थोड़ा, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में नहीं है। अडानी को फेवर होते हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में धर्म नहीं आता बीच के अंदर। तो इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती गई, पिछले 75 सालों में लगातार ही धीरे 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 बढ़ती रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो भारत में था, जो बाकी देशों में नहीं हो पाया, म्यांमार वैसे ही सिविल वॉर में है, पूरा का पूरा गृह युद्ध चल रहा है, कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है, तो इकोनॉमी वाइज आप एक स्टेबल कंट्री बन जाते हो। महंगाई ऑलमोस्ट 0.1% पे थोड़ी नकली लगती है, 4 से 5% तो है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन पॉलिटिकली इंडिया स्टेबल रहा है। पॉलिटिकली इंडिया में कोई टसल नहीं है। यहाँ पर जब टसल नहीं है तो उसके कारण से चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो ये पहला फैक्टर था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी, ये हमारे रीजन में शायद इंडिया को छोड़ के बाकी सभी जगह परेशान करने वाली थी। मालदीव से धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आया, श्रीलंका आया, लेकिन म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है, वहाँ जो टर्मोइल है वो कंटिन्यू है। दूसरा फैक्टर था जेंजी फैक्टर एंड सोशल मीडिया। नेपाल को उसने बर्बाद किया एक किस्म से, श्रीलंका को भी बर्बाद किया उसने। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो जो डिसइल्यूजनमेंट है, उससे नेपाल भी निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च में उनके इलेक्शंस हैं। श्रीलंका धीरे धीरे उसमें से निकल रहा है। पाकिस्तान तो खैर ऐसा है कि गॉन केस बन गया अभी, इकोनॉमिकली क्या ना, एब्सोल्युटली गॉन केस है। और वहाँ पे जब जब आर्म फोर्सेस बीच में आ जाएंगी, आर्मी बीच में आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि कंट्री की बर्बादी तय है। कंट्री की तरक्की तभी होती है जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं और आर्मी के बाहर होते हैं, तभी आप हो सकते हैं। अमेरिका, यूरोप वगैरह, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि आर्मी ऊपर नहीं आती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर रहता है। ये ठीक है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट है, सोशल मीडिया में भी, इंडिया में भी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अनरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो किसी जेंजी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो उसको एक किस्म से चीज़ों को स्टेबलाइज कर देती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड डेट है, यानी कि इकोनॉमिकली पूरा का पूरा साउथ एशिया इस टाइम खतरे में है, शायद एक इंडिया को छोड़ के। उसका रीजन बढ़ता हुआ डेट, कर्जा, कर्जे के पहाड़ पर बैठे हैं साहब, कर्जे के पहाड़ पर। चाहे उसमें पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो या मालदीव हो, सब कर्जे के पहाड़ पर बैठे हैं। इंडिया का ज़्यादातर कर्जा इंटरनल कर्जा, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल बहुत कम है, तो इंडिया उस मामले में सेफ रहता है। लेकिन बढ़ता हुआ कर्जा शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पूरी दुनिया का हमारा जो जीडीपी है, इकॉनमी, वो करीब करीब $110 ट्रिलियन की है। कुछ लोग 113 भी कहते हैं।
उसमें आधा तो अमेरिका और चाइना होता है, $30 ट्रिलियन अमेरिका है, $20 ट्रिलियन चाइना है, तो 50 तो यही हो जाते हैं, और बाकी $110 ट्रिलियन में बाकी कंट्री आते हैं। लेकिन इनका सबका मिला के जो कर्जा है वो साहब $337 ट्रिलियन है। $110 ट्रिलियन का आपका इकॉनमी है और $337 ट्रिलियन का कर्जा है, तो आप उससे पार कैसे पाएंगे? आपके पास रास्ता क्या है? इस पहाड़ से कैसे निकलोगे? पाकिस्तान अपने कर्ज के पहाड़ में डूबा पड़ा है। आधा बजट तो उसका सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है, आधा बजट। इंडिया का 40% बजट ब्याज चुकाने में जाता है इस टाइम। बाकी देशों का भी ये हाल है, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या कोई और हो, नेपाल हो, उनकी भी ये कंडीशन है। और दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई सभी देशों को परेशान कर रही है, इंडिया को छोड़ के फिलहाल। इंडिया में महंगाई कंट्रोल है पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन बाकी देशों में 10%, 12%, 15%, 20% ऐसी महंगाई है और वो त्रस्त है उससे, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, म्यांमार के अंदर महंगाई बहुत है, वो परेशान करने वाली है। तो इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल है। और एक अलग जो साउथ एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल जो टग ऑफ वॉर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ एशिया के अंदर इंडिया वर्सेस चाइना या इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स है। यहाँ के देशों में चाइना का प्रभुत्व, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार तो उसी के पास है, सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चाइना और अमेरिका के बीच में भी टसल है कि साउथ एशिया के ऊपर कौन प्रभुत्व जमाएगा। मुझे लगता है दुनिया का सबसे वॉलेटाइल ज्वालामुखी इस टाइम साउथ एशिया है। अगर साउथ एशिया में कोई भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इस टाइम, वो इंडिया है, जो उसको थोड़ा सा संभाल रहा है। अगर इंडिया भी टर्मोइल में चला जाए तो फिर ये पूरा ऐसा ज्वालामुखी है कि जहाँ से बचना दुनिया का मुश्किल है, मैं आपको बताऊँ। और अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान में हो, बाकी जगह, वो आप देख सकते हैं उसको। किसी की हिम्मत तो है नहीं अमेरिका के खिलाफ बात करेगा, अल्टीमेटली पैसा तो वहीं से आता है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो है, टेररिज्म, आतंकवाद, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, मुझे लगता है कि जो ये सिचुएशन निकल कर आई है, ये टर्मोइल की, साउथ एशियन टर्मोइल की, आतंकवाद को लेके या वायलेंस को लेके या जेंजी की वायलेंस को लेके, ये एक्सट्रीमली वरिंग है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इस समय शायद सबसे हॉट बॉर्डर है, दुनिया के सबसे हॉट बॉर्डर में से एक है। और अफगानिस्तान फिलहाल पाकिस्तान पे भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी खासी चोट लग रही है, बलूचिस्तान में लग रही है, खैबर पख्तूनवा में लग रही है और बाकी एरियाज में भी लग रही है। अफगानिस्तान के जो तालिबानी लड़ाके हैं वो हार तो मानते नहीं किसी से, और जब छुप के गुरिल्ला वार करते हैं तो वहाँ पाकिस्तान की आर्मी के लोग मार खाते हैं और उनको काफ़ी हद तक मार पड़ी है, उनके सैकड़ों सोल्जर्स मारे गए, मैं आपको बताऊँ। और फिर पाकिस्तान गुस्से में आके कई बार बम गिराता है, हवाई जहाज भेजता है, ड्रोन भेजता है, उसके बाद और मार खाता है। तो एक किस्म से तालिबान जो है पाकिस्तान के लिए कैंसर बन गया है, सरदर्द बन गया है, जिसको डील करना उसके लिए मुश्किल है। और एक सबसे बड़ा जो टर्मोइल का एक फैक्टर निकल के आया साउथ एशिया में, वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट हम देख रहे हैं, बिजली गिर रही है, लैंडस्लाइड्स हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा है, पेड़ कट रहे हैं। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल, इसके अंदर लैंड कटिंग हो रहा है, सी अंदर आ रहा है, मालदीव्स को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल के अंदर। ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी है वो भी अब शुरू हो गया है। इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट लीड्स टू डिसइल्यूजनमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, एंड साउथ एशिया इज हेडिंग फॉर ए वेरी टर्बुलेंट टाइम्स, वेरी वॉलेटाइल टाइम्स। और इसमें मैं एक बात कहूँगा कि भले ही मोदी को हम भी कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मोदी हैज़ बीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो इंडिया पॉलिटिकली बहुत स्टेबल कंट्री है, पॉलिटिकली के साथ साथ एक इकोनॉमिकली भी इंडिया एक स्टेबल कंट्री है। सोशल अनरेस्ट है यहाँ पर, अंदर अंदर बहुत सुलगती हुई चीज़ें हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से स्टेबिलिटी काफ़ी है। जो रजीम है वो स्टेबल हैं, गवर्नर्स हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों या बाकी मंत्री हों, या जो सिस्टम्स हैं दे आर इन प्लेस।
इसकी वजह से वो जो टर्मोइल बाकी साउथ एशिया में नज़र आता है इंडिया के आसपास, वो इंडिया में नज़र नहीं आता है। और शायद कई हो सकता है ये बात चाइना को पसंद ना आती हो, वो चाहते हैं इंडिया भी टर्मोइल में जाए। लेकिन इंडिया अभी का नहीं, 80 साल से स्टेबल है, पॉलिटिकली स्टेबल है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं हुआ कभी भी। सरकारें बदलती हैं लेकिन पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं होता है। वो एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो साउथ एशिया को बचाए हुए है। उम्मीद है आपको ये पर्सपेक्टिव पसंद आया होगा। बताइएगा आपको कैसा लगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारी सहायता भी कर पाएंगे। इकॉनमी टुडे हमारा चैनल है, इकॉनमी टुडे 1.0, उसका लिंक भी नीचे दिया है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि रोजी रोटी की खबरें, अर्थव्यवस्था की खबरें आपको और कहाँ मिलेंगी, सिर्फ इस चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।